कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय को आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो आए दिन सूर्य के ग्रहण जैसा दिखाई दे रहा है। आखिरकार ये सूर्य ग्रहण कब हटेगा? कहने का तात्पर्य है कि जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को जिन तमाम दिक्कतों का जो आज सामना करना पड़ रहा है, आखिरकार वो कब दूर होगा, यही जानने के लिए आज इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ दो ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे जो मेहमान है वो कनाडा से जुड़ चुके हैं और कनाडा में इस समय जो हो रहा है वो सुबह के 8:20 के आसपास हो रहा है। तो वही अगर हम नागपुर की बात करें, हमारे भारत की बात करें, तो इस समय में भारत का समय 9 बज चुके हैं। इतना बड़ा डिफरेंस एक 12 घंटों का तकरीबन ये दिखाई दे रहा है। हमारे जो कनाडा से जो मेहमान है कुलकरण सिंह अटवाल साहब, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आप जो हिस्सा लिए हो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत कार्यक्रम की शुरुआत में शुक्रगुजार हूँ। और हमारे दूसरे मेहमान नागपुर से जुड़ चुके हैं जो हमेशा बढ़ चढ़ कर ऐसे कई कामकाजों में हिस्सा लेते हैं। ट्रक ड्राइवर की बात हो या ट्रक मालिकों की बात हो, हमेशा ही उनके लिए ग्राउंड लेवल पे जो लड़ते रहते हैं और उनके लिए संघर्ष भी करते रहते हैं। उनका जीवन संवर्धन किस प्रकार से अच्छा हो, उन्हें जो परेशानी आ रही है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके लिए नागपुर से एक योद्धा के तौर पे जो लड़ते रहते हैं। ऐसे हमारे दूसरे मेहमान नरेंद्र कुमार मिश्रा नागपुर से जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब, हम आपका नमस्कार। तो दर्शकों, मैं दोनों मेहमानों के बारे में आपको संक्षेप में इनका परिचय बता देना चाहता हूँ कि कुलकरण जो अटवाल साहब है, अटवाल साहब आप ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आप मेंबर हो। और मैं बताते हुए काफी अच्छा मुझे खुशी हो रही है कि 1936 में लाहौर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो आज 2020 तक के लगातार काफी अच्छा कामकाज कर रही है। आप कामकाजों में किस प्रकार की रुकावटें आ रही है वो भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार दूसरे मेहमान जो नरेंद्र कुमार मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब, आप भाईचारा राजमार्ग परिवहन के राष्ट्रीय संस्थापक हो और आपके कामकाज पूरा शहर जानता है। शहरों के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आपकी जान पहचान है, आपके कार्य की सुगंध हर कहीं फैली हुई है। तो मेरे दोनों मेहमान को मैं आज के इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं उनसे मेरा पहला सवाल है। सबसे पहले मैं कुलकरण सिंह अटवाल साहब के पास जाऊंगा। अटवाल साहब, ये बताए कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ये जो संस्था है बहुत बड़ी संस्था है, ये संस्था स्थापन करने के पीछे का क्या उद्देश्य था? जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का जो व्यापार है, जैसे कि हम मानते हैं सभी लोग कि ये देश को चलाने वाली, अर्थव्यवस्था को चलाने वाली और देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो मेन था हमारा ऑब्जेक्टिव जो ऑल इंडिया बनी थी 1936 लाहौर के अंदर, तो मेन था ट्रांसपोर्ट जो कि जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि 24 घंटे इन्हें दिन रात रोड पे रहना पड़ता है और जगह जगह हर स्टेट में जाना पड़ता है, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन परेशानियों को निपटने के लिए और अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ाने के लिए ये संस्था बनी थी, उसके गुड विशेस के लिए। तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जैसा कि मैंने आप पे भी जिक्र किया कि आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेंबर भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का। और 1936 लाहौर में बनी थी और 95 लाख ट्रक है हमारी एसोसिएशन में और लगभग 40 लाख बसेस हैं। और देश की तमाम जो एसोसिएशन है छोटी मोटी सब हमारे से एफिलेटेड है और सभी जगह पूरे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे मेंबर्स हैं। तो ये एक देश की एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है देश की। और सरकार से भी हमारी लगातार बातचीत होती रहती है जब भी कोई मुसीबत आती है। तो ये ट्रांसपोर्टरों के लिए ये बहुत बड़ा संगठन है। बिल्कुल, जिस प्रकार के आपने जो बात कही कि ये जो संस्था है ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल ऐसी संस्था है, वो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी जो एस्टेब्लिश हुई है वो 1936 को हुई है। 1936 को लेकर अब तक के 2020 तक के एक बहुत ही बड़ा एक समय होता है और इस समय के अनुसार आपके जो कामकाज है वो भी बड़े हैं। जैसे कि आपने कहा है कि आप इस संस्था के अध्यक्ष हो और एफिलेटेड है ये संस्था, साथ ही साथ में जितनी बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट जो संस्था है वो भी आपसे एफिलेटेड है, आपसे जुड़ चुकी है और आप हर बार सरकार से बात करते रहते हो जब भी इन पे कुछ
जैसे कि इनके ऊपर भी कोई संकट आता है। तो मेरा सवाल पहला ये था अवतरण सिंह साहब, ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते आज जो ड्राइवर है वो 84% ड्राइवर इस व्यवसाय को छोड़ना चाहते हैं। सरकार समाज में उनका मान सम्मान करने में कहाँ कम दिखाई देती है, जिसके चलते ये लोग इस प्रकार का स्टैंड ले रहे हैं। इसके लिए आपकी संस्था इनके लिए क्या करना चाहेगी? अवतरण सिंह साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं। ड्राइवर्स जो है हमारे हीरो हैं, हमारे वो सिपाही हैं, रोड के सिपाही हैं। तो देश को चलाने वाले वही लोग हैं बेसिकली। पूरे देश में दूध की सप्लाई हो, चाहे वेजिटेबल्स की हो, मेडिसिन की हो, आज आप लोग सब लोग घरों में बैठे हैं कोरोना के जलते हुए, और वो देश की सबसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं। कई बार अफसोस इस चीज का होता है कि सरकार ने रेकमेंड नहीं करते कि वो सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनको नहीं कहा कि वो सराहनीय, उनको कभी उनकी सिफ्त नहीं कि उन्होंने आज सबसे ज्यादा वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा इस जो कोरोना वायरस जो कि दुनिया में इस टाइम सब जगह जा चुका है और काफी खतरनाक बीमारी है, सबसे ज्यादा सामना उनको करना पड़ रहा है। वो हर स्टेट में जाते हैं और वहां से सब्जी वगैरह लेके आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं और लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मचारियों को और जो भी स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक बीमा दिया जिससे कि वो काफी सिक्योर फील करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का आता है कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा सबसे फोरफ्रंट में काम कर रहे हैं, उन्हें आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी हमने मांग रखी थी, जरूरी मांग थी कि उन्हें एक हौसला बनेगा, उनके परिवार को हौसला बनेगा, वो देश की सेवा कर पाएंगे कि उन्हें इस बीमे के तहत कवर किया जाए, उन्हें भी 50 लाख का बीमा दिया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हर तरह जैसे कि पहले सरकार करती आई है कि इस जो सेक्टर को इग्नोर किया सरकार ने आज तक, वही काम इस बार भी किया। लेकिन हमने एक जनता के साथ वादा किया था कि हम इसेंशियल सप्लाईज की शॉर्टेज नहीं आने देंगे, तो हमने उस चीज की सप्लाई की शॉर्टेज नहीं आने दी। उसके लिए जो हमारे हीरो हैं, रोड की सिपाही हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज अपने घरों से दूर, बच्चों से दूर इस बीमारी के चलते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनका कोई भी जो उनकी लाइफ है उसकी कोई कवरेज नहीं है, इंश्योरेंस की कोई कवरेज नहीं है। और आज कोई भी काम करता है तो हम भी अगर काम करें, आप काम करते हो एक रिस्पेक्ट के लिए काम करते हो, इज्जत के लिए काम करते हो। लेकिन जो ड्राइवर की दुर्दशा होती है वो रोड के ऊपर, वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। जितना दुर्भाग्य उससे होता है, मेरे ख्याल में किसी से नहीं होता। और 24 घंटे अपनी 365 दिन अपनी जान को जोखिम में डाल के दिन रात रोड के ऊपर चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी सेवा है, देश की सेवा है। और एक जो ट्रांसपोर्ट जो आज हमारा ट्रेड है, जो हमारा देश है, तो कदम की दौलत चल रहा है। अगर वो आज ड्राइवर्स की शॉर्टेज आने का, जैसे आपने बताया, ड्राइवर्स का सबसे बड़ा शॉर्टेज आने का कारण यही है, एक उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, एक सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटीज भी नहीं है। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन आज भी हमारा जो ट्रांसपोर्ट ट्रेड है वो मैं तो मानता हूँ आजाद नहीं हुआ। इन्हें हमेशा बेदखल किया जाता है, इन्हें देखा नहीं जाता, बिल्कुल इग्नोर किया जाता है सरकार की तरफ से। जैसे कि आप जान रहे हैं आज क्या पोजीशन है इस ट्रेड की। आज ये ट्रेड बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आज यहाँ पर जो हमारे 85% जो हमारे स्टेट में वो लोग हैं जिनके पास सिंगल गाड़ी है या 5 गाड़ी से कम है, छोटे हुए 95%। और आप जानते हैं कि इस तरह जो हालात हो रहे हैं देश के, ट्रेड के हालात हो रहे हैं कि आज हमारा ट्रेड बिल्कुल थम चुका है, चक्का थम रहा, लोग गुजारा कर रहे हैं। आज किस्तें नहीं जा रही, आज हम अपना टैरिफ के पैसे नहीं दे पा रहे, इंश्योरेंस नहीं करा पा रहे। आज हम बहुत कठिन समय में है, लेकिन सरकार ने हमें हर जगह इग्नोर किया। डीजल की प्राइसेस आप देख लीजिए कहाँ जा रही हैं, आज भ्रष्टाचार कहाँ जा रहा है। तो हम बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, और जो हमारे ड्राइवर्स भाई हैं उनको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। बिल्कुल राठवा साहब, जिस तरीके से आपने जो बताया है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आपका ये मानना है कि ड्राइवर को किस तरीके से, किस नजरिए से देखा जा रहा है। उनकी जो बार बार जो टूरिंग करी है, उनका जो स्वाभिमान जो हर किसी में एक उद्धार उत्पन्न होता है, उसको कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं सरकार, ऐसा आपका कहना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इतने बड़े 1936 में बने लाहौर में संस्था जो बनी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट काउंसिल के आप अध्यक्ष हो,
बतौर अध्यक्ष के तौर पर आप इन लोगों के लिए क्या करना चाहोगे? क्योंकि उनका जो जीवनमान है, वो जो जीवन यापन जिस दिशा में जिस प्रकार से कर रहे हैं, उससे आप काफी वाकिफ हो। इतने नहीं तो 95 लाख ट्रक और 40 लाख बसेस के जो ड्राइवर है वो आपसे एफिलेटेड है। इतने बड़े परिवार को उनके ऊपर जो मुसीबत आ रही है, आप उनके प्रमुख अध्यक्ष हैं, आप अब तक की इस प्रकार के प्रयास क्यों नहीं किए? या सरकार को आप मुझे क्यों नहीं दो हाथ कर पाए, संघर्ष कर पाए, या इनके हकों में लड़ने के लिए अब तक आपने क्या क्या काम किया? सरकार से ड्राइवर्स के लिए हमने काफी बार कोशिश की है उनको, क्योंकि हमने हेल्थ मिनिस्टर से बात की, हर्षवर्धन जी से बात की है जी, बोलिए सर। कहीं और से बात की है कि इनका जो हेल्थ है उसको भी कवर किया जाए, क्योंकि उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देखिए, आज मैं कनाडा में बैठा हूँ, आज कनाडा का ड्राइवर ऐसा है कि रोड पे चलता है तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान का ड्राइवर है, हमारे देश का ड्राइवर है, रोड पे बुकिंग होती है, उसके बाद हरेसमेंट होती है उसके साथ में। हमने सरकार से कई बार लिखा भी है और बातचीत भी की है, लेकिन अफसोस इस बात का आता है कि सरकार ड्राइवर्स के लिए कोशिश करने के बाद भी, जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि आज के समय में भी अगर उनसे इंश्योरेंस कवर नहीं करी तो आप क्या सोच सकते हैं कि सरकार आपकी कैसे हेल्प करेगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सदैव ड्राइवर्स के लिए सोचा भी है और आगे भी सोचेगी, इस के लिए और ड्राइवर्स के लिए भी। जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ के बारे में उनका बीमा कवर किया जाए, नॉर्मली सब कुछ कवर किया जाए, कि वेजेस के बारे में बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ी सी, उनके परिवार के बारे में सोचा जाए, उनकी हेल्थ के बारे में सोचा जाए, अगर तभी हम वो काम कर पाएगा, अगर वो काम कर पाएगा तभी हमारा काम चल पाएगा। बिल्कुल। मैं अभी नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब के पास आना चाहता हूँ। मिश्रा साहब, आपने सुना कि कुलतरन सिंह अटवाल साहब ने कनाडा में जो इस समय हमारे साथ जुड़ रही है, उन्होंने जो बात की है, उनका ये मानना है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये बताइए कि आखिरकार सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से अटवाल साहब ने ये कहा है कि ड्राइवरों को जो फैसिलिटीज नहीं दी गई है और 50 लाख का बीमा भी उनका बनना चाहिए, इस बात से आप कितने सहमत हो? या कोई आप अटवाल साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हो, या कोई उनसे कुछ बात पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, मिश्रा साहब। जी सर, अटवाल साहब को सबसे पहले नमस्कार, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर इन्होंने वहां से जुड़े। आज जो अटवाल सर ने इस शब्द को रखे, जी सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छी आवाज आ रही है आपकी, आप बोला थी। अटवाल जी ने जो ये शब्द रखे, बहुत अच्छा लगा कि हम कनाडा में बैठे हैं और कनाडा में ड्राइवरों की स्थिति कितनी सुंदर है, कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी अच्छे ढंग से चल रही है। आज सर हम उसी रास्ते में चल रहे हैं कि सरकार तो डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के अग्रसर हो रहा है और हम पुरानी पद्धति पे ही जा रहे हैं। हमको पुराने रास्ते को बदलने होंगे और नए रास्ते को चुनने होंगे। नए रास्ते में आने के लिए कहीं न कहीं हमें रुकावटें आएंगी। वो रुकावटें कैसे आएंगी? अच्छे काम के लिए, अच्छे योगदान के लिए जो पुराने भ्रष्टाचारी हैं वो रास्ते में आए ही आएंगे। आज अटवाल जी की इतनी पुरानी संस्था है ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ने बहुत बार हड़तालें किया, बहुत बार कुछ किए, लेकिन सरकार टस के मस्त नहीं हो रही है। कारण क्या है? कारण सभी को पता है, सब जानते हैं, लेकिन आज वो समय आ गया है कि हम एक बैनर के तले खड़े हों और इस सरकार को चेताएं कि आपने मेरे साथ बहुत अन्याय कर लिया। अब वो सहने की पीड़ा नहीं है, अब हम नहीं सह सकते हैं। अब मेरे लिए भी कोई न कोई रास्ता अलग से चुना होगा और सरकार से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज जो कोरोना महामारी के संकट में सबसे बड़ा हमारा एक ड्राइवर सिपाही ने और मोटर मालिक ने इतना अच्छा योगदान दिया, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक हर चीज को पहुंचाएगी, खाने पीने की हर सुविधा, लेकिन आज उसको हाई दृष्टि से देखा जा रहा है। उसके लिए हमको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, एक छत के नीचे आना पड़ेगा। और ड्राइवर को सम्मान नहीं करेंगे तो कोई सम्मान नहीं करेगा। हम आपका सम्मान करेंगे तो हमारा ड्राइवर भी सम्मान करेगा। तो ड्राइवर को ड्राइवर होता है, किसी ड्राइवर हो। आज ड्राइवर नहीं है तो दुनिया नहीं है। अगर एक सेकंड के लिए देश का चक्का रुक जाए तो देश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो सकती है, सर शायद सबको पता है। हम माननीय अपने
अध्यक्ष महोदय जी को एक निवेदन देना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस विषय पे कड़ी से कड़ा मुकाबला करें और सरकार को घेरने की कोशिश करें। हम आपके साथ हैं। भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा जितने भी सदस्य संस्थापक हैं और जितने आप लोगों से हम लोग जुड़े हैं, हम लोग आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप आगे के कदम उठाएं, हम आपके साथ भी चलें। काफी अच्छी बात आपने कही नरेंद्र मिश्रा साहब, जिस प्रकार से आपने ये जो बात कही, कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाली बात कही है और कंधे से कंधा मिलाकर जब बात होती है, हाथ में हाथ डाल के जब बात होती है, दो विचार जब आपस में सही काम काज करते हैं, तब कई जो सीढ़ियां जो है वो आपको मिल जाती है और इसी के चलते हम तरक्की की जो कामयाबी है उसकी मंजिल पे जाने के लिए हमें समय नहीं लगता, बशर्ते हमें काम करना होगा। काफी पहले नागपुर से आपने कनाडा में बैठे हमारे अटवाल साहब से आपने किया। अटवाल साहब, मेरा एक सवाल ये था कि कनाडा में इसी प्रकार से जैसे नागपुर में आरटीओ का जो परिवहन है वो काफी मतलब डकैत जैसा काम कर रहा है, ऐसे नागपुर के अब तक के जितने पैनलिस्ट आए थे अब तक के, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है, क्या कनाडा में भी इसी तरह के ड्राइवर को परेशान किया जाता है क्या? नहीं, कनाडा में ऐसा सिस्टम नहीं है। कनाडा में ड्राइवर्स की रिस्पेक्ट है, उनका टाइमिंग्स है, गाड़ी चलाने का टाइमिंग्स है, उनका रेस्ट करने का टाइमिंग्स है, उनके पास फैसिलिटीज है। रोड के ऊपर जैसे आज हम इतना ज्यादा टोल टैक्स भर रहे हैं, हमारे जो 20% जो ऑपरेशनल कॉस्ट है टोल टैक्स है, और हमसे 10 से 12 रुपए लीटर के पीछे रोड सेस लिया जाता है रोड्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का आता है कि जैसे कि कनाडा अमेरिका के अंदर ड्राइवर्स के लिए हर 50-100 किलोमीटर बाद एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, उनको रुकने के लिए, उनको खाने के लिए, पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए। उससे ड्राइवर फ्रेश रहता है और वो एक अच्छा महसूस भी करता है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर हरासमेंट के अलावा, उनके दिमागी टेंशन के अलावा और कहीं कोई फैसिलिटीज नहीं दी, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में टोल टैक्स और उसके बाद रोड सेस, कोई फैसिलिटीज नहीं दी गई ड्राइवर्स के लिए। काफी बड़ा डिफरेंस है। और जो वहाँ का ड्राइवर्स है, कनाडा का ड्राइवर्स है, वो दिन में जितना मर्जी सफर कर ले, 500-700 किलोमीटर सफर कर लेता है, लेकिन वो थकावट महसूस नहीं करता, अपने को फ्रेश फील करता है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई बर्डन नहीं है। यहाँ पर क्या है, रोड पे चलते वक्त गाड़ी रात को चलानी पड़ेगी, दिन में आरटीओ खड़े होते हैं, रात को इतना हरास करते हैं, हद से ज्यादा हरासमेंट की है, उनके दिमाग में काफी बड़ा टेंशन होता है हमारे ड्राइवर्स के अंदर। और जो गाड़ियां मैं आपको बताऊं, जो हमारे हिंदुस्तान में जो सब्जी की गाड़ी चलती है, नासिक से दिल्ली आती है 24 घंटे के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी जल्दी आती है, कितनी तेजी से आती है। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद जो हमारे ड्राइवर्स हैं, अगर नासिक से बैठता है गाड़ी के ऊपर तो दिल्ली जाके उतरता है, रास्ते में कहीं नहीं उतरता, इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी इतनी टेंशन होती है रोड के ऊपर उसको कि कहीं आरटीओ से जबरदस्ती चलान ना कर दे। क्योंकि आज जो भ्रष्टाचार है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमने पीछे सर्वे करवाया था, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री भी है, राज्य मंत्री वीके सिंह जी, और हमारे बड़े बड़े अखबारों ने भी दिया कि 48,000 करोड़ रुपए सालाना जो रिश्वत चलती है, जो हमसे रिश्वत देते हैं रोड के ऊपर, इतनी रिश्वत लेने के बावजूद भी उन पे कोई कदम नहीं उठाती सरकार सब जानते हुए भी ये काम करती है। और जो दिमागी टेंशन होती है ड्राइवर की, उसकी वजह से जो कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, पेट्रोल एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, मौतें भी हो जाती है रोड पे, ये बहुत बड़ा कारण है। तो मेरे कहने को ये काफी ज्यादा डिफरेंस है कनाडा और यहाँ के ड्राइवर्स के बीच में। हमारे ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट चाहिए, प्रॉपर वेजेस चाहिए, प्रॉपर उनके हेल्थ के बारे में ध्यान दिया जाए। आज ड्राइवर्स की शॉर्टेज आने का कारण ये है कि हिंदुस्तान में आज ड्राइविंग स्कूल्स कितने हैं, आज क्या फैसिलिटीज है, ड्राइवर्स को क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता, कोई ड्राइविंग स्कूल्स नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। तो सरकार इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हम कहते हैं कि रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने लोग मरते हैं रोड के ऊपर आकर, लेकिन सिखाना चाहिए उनको, उसके लिए ड्राइविंग स्कूल्स चाहिए, उसके लिए लोगों को भी सिखाना चाहिए कि आपने रोड पे कैसे चलना है, आपने पैदल कैसे चलना है, कारों में कैसे चलना है। तो काफी बड़ा जो कसूर है, मैं किसी और का नहीं कहना चाहता, कि जो हमारे लोग हैं जो कार भी चलाते हैं, उनको कई बार नहीं चलाना आता, वो ट्रकों के पीछे आके मार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिटाई ड्राइवर की होती है, ट्रक ड्राइवर की होती है, जनता उसके पीछे पड़ जाती है, तो सारे लोग उसको मारने के लिए मार देते हैं। तो ये सारे सिस्टम बदलने पड़ेंगे। लेकिन कनाडा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है गलती से, वो प्यार से आते हैं और आपस में अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स नोट करते हैं। तो वहाँ पर काफी बड़ी फैसिलिटीज है जो हिंदुस्तान में भी नहीं। बिल्कुल, काफी अच्छी जानकारी दिया आपने। और आपने बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि यदि कनाडा की बात करें तो कनाडा में पुलिस वाले भी अच्छे, वहाँ का प्रशासन अच्छा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को लेके, यातायात को लेके जिस प्रकार से कामकाज कर रहा है, वही कहीं ना कहीं उन ड्राइवरों का सम्मान किया जाता है।
और उनको इस प्रकार का सम्मान दिया जाता है। उनको जो ड्राइविंग होने के बाद जब ब्रेक पे रुक जाते तो उन्हें नाश्ता पानी से लेके जूस से लेके वो तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती है, जिसके चलते ही वो जो ड्राइवर चलते हैं वो तरोताजा दिखाई देते हैं। और मेन बात कभी जी आपने बात ये भी की कुलकर्ण सिंह साहब अडवाणी जी, आपने ये कहा कि उन लोगों को किसी भी तरह के आरटीओ हो या चेक पोस्ट हो उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं और पेंशन नहीं पाते, मगर यही हिंदुस्तान की यदि बात करें इस तरह के कामकाज रोजाना हो रहे हैं, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ये दिन ब दिन पाताल में जाने के लिए पाताल जा रहा है, धरती पे भी नहीं पाताल जा रहा है। कुछ दिन के बाद इतिहास में महज ऐसा होगा कि सिर्फ कभी कभार इस सड़क से ट्रक चलाते थे कोई ट्रांसपोर्ट नाम की संस्था जिंदा थी, जो कि आज जमींदोज हो रही है। और इसके पूरी तरह से जिम्मेदार कौन, ये हम जानना चाहेंगे नागपुर के हमारे मेहमान नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब से। मिश्रा साहब, आपको कुछ एक 2-3 मिनट का समय दिया जा रहा है, क्योंकि हम समय के मद्देनजर रखिए, आप पूरी बातें संक्षिप्त में बताइए। क्या है ना जी, नागपुर की सर स्थिति आज के समय पर ऐसी है कि ट्रक चालक मामला के परिवहन चेक पोस्ट से पूरा त्रस्त हो चुका है, न कि हमारा पूरा हिंदुस्तान इससे तबाह हो चुका है। सबसे पहले अभी सर मोदी जी ने उन्होंने जो शब्द साहब ने बोले कि आज एक्सीडेंट के मुख्य कारण क्या है। आज एक्सीडेंट के मुख्य कारण है कि एक ट्रक ड्राइवर का 20 घंटे का समय आरटीओ परिवहन विभाग के परिवहन माफिया खा जाता है। और जब एक ट्रक ड्राइवर को 40 घंटे 50 घंटे का समय दिया जाता है तो 20 घंटे समय एक आगे के 30 घंटे कवर करने के लिए हाई स्पीड करेगा। हाई स्पीड में किसी न किसी निर्दोष आदमी की जान चली जाती है। ये परिवहन माफिया भ्रष्टाचार के कारण है। मैं माननीय अध्यक्ष मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि परिवहन माफिया को खत्म करने के लिए आप सब आगे आएंगे? अगर आगे आएंगे तो हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर बार बार बोल रहा हूँ, सर माफिया को खत्म करिए, ट्रक इंडस्ट्री डूब जाएगी, करोड़ों लोगों का रोजगार छीना जाएगा, कितने घर से बेघर हो जाएंगे। आप इसमें गौर करें। पुरानी संस्था है, ये संस्था के माध्यम से आप सरकार को घेरें। अगर 30 जून तक अगर परिवहन चेक पोस्ट सरकार बंद नहीं करती है, हम इसके लिए हम सब लोग अपनी गाड़ी अपने घरों में खड़ी करवा दें, रोड पे गाड़ी न चलाएं। इसके लिए मेरे को कड़ा जवाब सरकार को देना होगा और हमें करना होगा। जब भी हम जाके इन चीज को बचा सकते, मोदी जी आपसे बार बार निवेदन करें इसके विषय में आप कहीं न कहीं रास्ता निकालें और सोचे, आप विचार करें जिससे पे। सर मेरे से सर का एक यही प्रश्न था। कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? बिल्कुल, विश्वनाथ जी की बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा प्रदर्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 48,000 करोड़ रुपए की करप्शन है रोड के ऊपर, और खास करके मध्य प्रदेश जो एक ऐसा स्टेट है जो कि देश में सबसे ज्यादा वहां पर रिश्वत चलती है, और वहां पे बहुत बड़े माफिया हैं, लोकल माफिया हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आरटीओ के ऑफिस में लोकल माफिया बैठते हैं जो कि करोड़ों रुपए रोज इकट्ठा करते हैं। और हमने अभी रिसेंटली सर अगर मध्य प्रदेश के कमिश्नर को कनाडा भेज दिया जाए तो वो कनाडा मध्य प्रदेश बन जाएगा। बिल्कुल सही। उसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दूं कि आपकी शायद नॉलेज में होगा मिश्रा जी, हमने 10 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को, होम मिनिस्ट्री को, लोक आयुक्त को, सीबीआई को, आईबी को, सीएम शिवराज जी को, सबको चिट्ठी लिखी और उसका कुछ एक्शन भी हुआ। वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें फोन आया पहली बार कि ये इतने करोड़ों की जो रिश्वत चल रही है, जो आपकी स्टेट में बीजेपी की स्टेट है आज की डेट में, और सबसे बड़ा रिश्वत वहां पर चलता है। तो उन्होंने हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को आगे मार्क किया, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में गिरधर जी, उन्होंने हमारे इकबाल सिंह बैस है जो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, उनको तुरंत चिट्ठियां लिखी हैं। तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई चल रही है, और उसके लिए हमने कल परसों मीडिया में भी काफी प्रचार किया है और काफी न्यूज़पेपरों में भी आया है। तो करप्शन के तो हम बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि आज तेल और पेट्रोल के बाद अगर तीसरा सबसे ज्यादा जो खर्चा है गाड़ी का वो करप्शन है। और जो इतनी बड़ी करप्शन और हरेसमेंट जो रोड पे होती है, इसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। अगर ये नहीं खत्म हुई तो बिल्कुल हम भी खत्म हो चुके हैं, आगे हम भी खत्म हो जाएंगे। जैसे मिश्रा जी ने कहा कि मिश्रा जी हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ में हो, हम सब लोग मिलजुल कर इस अगर ट्रेड को बचा सकते हैं तो मेरे को लगता है ये अखीरला समय है स्टेट का। अगर हम नहीं बचा पाए, आज भी ऊपर नहीं होंगे, सरकार से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम बर्बाद हो चुके हैं। आपके बच्चे आगे इस काम में नहीं आएंगे,
और ये काम आगे चलेगा भी नहीं। इतनी बड़ी करप्शन मध्य प्रदेश में, ये जो है करप्शन नीचे से लेवल की नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की करप्शन है। मेरे को तो लगता है मध्य प्रदेश की सरकार इस करप्शन से चलती है। शिवराज जी को भी चिट्ठियां लिख चुके हैं, उनको सब मालूम है, सभी सरकार को मालूम है, ऊपर सीएम को मालूम है, नीचे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मालूम है। उनके भी कई फोन आए मेरे को, लेकिन मैंने नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि मैंने उसको समझा भी नहीं, क्योंकि फोन करने से बात करने से कुछ नहीं होगा जब तक ये करप्शन और बॉर्डर खत्म नहीं होंगे। जो हमारे ऑल इंडिया के मेंबर तमाम, उनको भी मैंने बोला है कि आप हर जगह में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसका प्रचार करो। अब ये समय आ चुका है, इसको हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑल इंडिया इसके आप लोगों से वचनबद्ध है कि करप्शन को हम हटाएंगे और सभी को साथ लेके चलेंगे। और जैसे कि जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बना था, मैंने सबसे पहले ये अपनी कोशिश की थी, क्योंकि ऑल इंडिया की पहचान एक बोर्ड जरूर है ऑल इंडिया के, लेकिन वो जमीनी लेवल तक कहीं नहीं पहुंच पाई थी। इस बार हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, हर जगह पहुंचने की कोशिश की है, हर जगह लोगों का जागृत किया है, सब जगह कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी संस्था और इस तरह से अगर जुड़ जाएगी तो मेरे को लगता है कि हम सभी भी काम पूरे कर लेंगे। और सरकार जहाँ पे इतना बड़ा पैसा जो सरकार को आता है, सरकारें चलती है हमारे पैसे से, ट्रांसपोर्टरों के पैसे से, जो ट्रांसपोर्टर को लूटते हैं। ये करप्शन बहुत बड़ी करप्शन है पूरे देश के अंदर, वो सरकार हमसे चलाते हैं। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतना उनको लूट चुके हैं, उनका जो हमारे जो एक तरह से दूध देने वाली गायें हैं, दूध हमारा खत्म हो चुका है, हमारे अंदर जो खून था वो भी खून भी खत्म हो गया गाय के अंदर, अब इन्होंने छोड़ दिया पूरा हमको। तो ये अब समय आ चुका है, सरकारों को सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी, हमारे लिए तो मुश्किल है ही है, लेकिन हम इसको लड़ाई को पूरी तरह से लड़ेंगे अपने ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए, किसी न किसी तरह इसको बचाएंगे अपने व्यवस्था। अटवाल साहब, जिस प्रकार से आपने बात की है, अटवाल जी आपने जो बात की है कि जो देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इन्हें भी आपने ज्ञापन दिया है और अन्य ऐसे विभाग है उन्हें भी जो ज्ञापन दिया है, जो शिकायतें जो की है या उनके नजरों में ये जो परिवहन ट्रांसपोर्ट को लेकर जो तमाम जो बातें जो जिनके ऊपर में कई दिक्कतों का जो सामना कर रहे, जो कठिनाई है जो थी, जो समस्याएं थी, उन्हें इन बातों से अवगत कराया। क्या उनकी ओर से कोई जवाब आया है? उनकी ओर से जवाब आया, पीएम ऑफिस से जो उनके मेन थे उन्होंने हमको बात भी की। आईबी हमारे साथ में आज भी लगी हुई है, इंटेलिजेंस के लोग लगे हुए हैं, सीबीआई के लोग लगे हुए हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जड़ें बड़ी मजबूत है। जहाँ पर सरकारों को उसका करोड़ों रुपये पे आता है तो वो काम एक दिन खत्म नहीं होता। हमने कोशिश काफी सालों से कर रहे हैं, हमारे ऊपर कई बार मुकदमे भी लग चुके हैं। जब हमने चेक पोस्ट पे जाके हमने उनकी करप्शन पकड़ाई तो कई दिक्कतें भी आ रही हैं, और जहाँ पर इतना बड़ा जब उनको खून लगा हो उसको बड़ा मुश्किल लगता है उनकी खत्म करने में, क्योंकि ये सरकारें कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी कहीं ना कहीं कि हमें बैरियर्स कैसे लगाने हैं। हमारे माननीय मंत्री गडकरी से हमारी कई बार बातचीत हुई, उन्होंने भी एक बार हमें कहा कि भाई हमारे बस का काम नहीं है, मैंने भी कोशिश कर ली है। तो उसके बाद जब जीएसटी का एक बार मसला आया कि बड़ा, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बयान दिए कि हमने जीएसटी लगाने से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और तेज हो जाएगी, गाड़ियां रोड पे तेज भागेंगी, तेज समय कम लगेगा, बैरियर सब खत्म हो जाएंगे। उस समय के लिए मध्य प्रदेश के बैरियर हटे, लेकिन इतना जब नोट आता है, इतने पैसे आते हैं, इतने थैले भर के रोज करोड़ रुपए आता है, तो वो दोबारा लाना शुरू हो गया और दोबारा से बैरियर्स लगे। तो दोबारा वही उसी आधार पे दोबारा से एक लेटर उन्होंने डाला है, उसी लेटर की बिहाफ पे सरकार ने, उसका देखते क्या जवाब आता है। नहीं तो हम अपनी लड़ाई तो पूरी लड़ेंगे ही, हम लड़ते रहेंगे जब तक ये करप्शन खत्म नहीं। बिल्कुल। मिश्रा साहब कुछ पूछना चाहते हैं? मिश्रा जी पूछिए। जी सर, इसमें पूछने का सवाल नहीं है, इसमें लड़ाई लड़ेंगे अपन, लड़ाई ये आर की पार की होगी, क्योंकि सरकार ने बहुत हमको बेवकूफ बना लिया। जैसे अटवाल जी सर बता रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री जी को निवेदन दिया, काफी दिया, हमने नागपुर में कलेक्टर जी के माध्यम से कॉपी दिया, कॉपी दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंची और कार्यालय से परिवहन विभाग को गई, कलेक्टर का लिखित ऑर्डर मेरे पास में आया कि आपकी कॉपी प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। गडकरी साहब से 1000 बार हमने प्रेस टू प्रेस मुलाकात किया, लेकिन उन्होंने चंबल के डकैतों का उदाहरण दे दिए, उनको डकैत बना दिए। हम सरकार से बार बार पूछते चंबल के डकैतों की जगह कहाँ होनी चाहिए। अगर सरकार इनको ठिकाने नहीं लगाएगी तो हम ट्रक एसोसिएशन एक बैनर के तले आकर सभी ट्रक चालक मालक से निवेदन करेंगे, घर घर जाके प्रार्थना करेंगे, कब की गाड़ी जहाँ के तहाँ खड़ी कर दो। अगर ये रिश्वत मांगते हैं रोड पर चलने के बावजूद भी
तो आप वहीं गाड़ी खड़ी कर दो। कानून हमको अपने हाथ में नहीं लेना है, हमें कानून का सहारा लेना है। और जो मोदी जी बोले हैं स्वच्छ भारत, तो हम भी बोलते हैं स्वच्छ परिवहन। कैशलेस की एक भी काउंटर का चेक पोस्ट में होने का कारण क्या है? कैश काउंटर तो होना नहीं चाहिए। आपको गाड़ी ओवरलोड दिखती है, कोई तरह से परेशानी होती है तो आप ऑनलाइन चालान करें, हम चालान के विरोध में नहीं है। लेकिन रिश्वत अगर वसूलोगे, हमारे गाड़ी का 15 से 20% आज गाड़ी का भाड़ा जा रहा है, जो हमारा ट्रक चालक मालक एक किसान के रूप में, एक जवान के रूप में, मजदूर के रूप में काम कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए हम अपने जान निछावर दे चुके हैं, आगे भी देंगे। इसके लिए हमको मोदी जी जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कंधे से कंधे मिला के चले, हम इस विषय पर लड़ेंगे। आप केवल संरक्षक बनिए, साथ में चलिए, और लड़ाई को जड़ से निकालने का काम हम ही आप करेंगे, क्योंकि ये रिश्वत वसूली कहीं न कहीं मोटर मालिक से ही चालू हुई थी, और अधिकारियों के माध्यम से चालू हुई थी। ओवरलोड चलाओ, रिश्वत हो, गाड़ी चलाओ। आज ये परंपरा को खत्म करने के लिए सब सक्षम है। जो कानून के खिलाफ में दर्ज ही नहीं है, हमारे यहाँ रिश्वत होती है। अभी मधु कुमार जी से हमने इस बात को बैठ के सामने बात कर टेबल पे बोले, संस्था इसमें रिश्वत का जिक्र सरकारी विभाग में कहीं नहीं है। आप बिल्कुल मिश्रा साहब, मैं एक सवाल मिश्रा साहब और गुरचरण सिंह साहब को भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भारत में इस प्रकार की सरकार के खिलाफ ही बोलना होगा, या फिर अब आप अपनी गरिमा को बचाने के लिए आप जो इस प्रकार से जो एक परेशानी जो आपको हो रही, जो समस्याएं जो आ रही है, उसको हर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप आंदोलन करना चाहते हो? क्या आंदोलन एक अलग अलग करना चाहोगे, एक में करना चाहोगे, या किसी बैनर को लेके क्या आप आपस में आपकी कोई तकरार होगी नहीं होगी? दोनों आप संक्षेप में बताइए। सबसे पहले आप बताओगे अटवाल साहब। संजय जी, ऐसा है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जब हड़ताल का चक्का जाम का ऐलान करती है तो सभी संस्थाएं साथ चलती हैं जी, और क्योंकि आज सभी लोग दुखी हैं उसके अंदर। और जो सरकार की, मैं पिछली जो आपको चक्का जाम की बात बताऊं, सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो मैंने अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों कहा था भी ये जो बातें होंगी आपके सामने होंगी, पीछे से कोई बात नहीं होगी। और इस बार हमने वैसे ही किया, सभी लोगों को दिल्ली बुलाया। सरकार से हमने लगातार 6-7 दिन का हमने चक्का जाम किया था। पूरे देश भर में गाड़ियां रुकी थी, बंद हो गए थे, 70-80% काम बंद हो गया था। सरकार पे हम विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सरकार के हमारे माननीय मंत्री, उसमें पीयूष गोयल जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और गडकरी जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो सरकार ने बहुत ही चतुराई से हमसे लगातार मीटिंगें की। जब सब जगह से फोन आने शुरू हो गए, प्रेशर बना, तो सरकार ने हमसे 6 घंटे बैठ के बात की, हमारी बात की जाती थी और सारी बातें हुई। जैसे लोग आश्वासन पे काम नहीं हुआ, हम ना पक्का काम करेंगे, हमने लोगों से वादा किया। तो हमने वही कोशिश की और सरकार से जब हमने बात करनी थी, सरकार के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ बैठ के मांगों के ऊपर, और हमारे मेंबर्स के बीच में बैठे इस बार। लेकिन जब सरकार ही अपने वादों से मुकर जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? लिखा है तो मैं देखिए, आज भी लिखा तो हमारे पास पड़ी हुई है, लिखा है तो मैं देखिए सरकार मुकर जाएगी तो क्या करेंगे? उससे बड़ा धोखा तो कुछ हो नहीं सकता, तो उससे ज्यादा हम लड़ाई क्या कर सकते हैं? तो फिर भी हम ऐसा करेंगे इस बार कि सबको साथ लेके चलेंगे। इस बार तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि इस बार हम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। हमें कुछ चाहिए, हम आप जैसे दे दोगे उस दिन हम अपनी गाड़ी चला लेंगे, क्योंकि बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने देखा एग्रीमेंट करके सरकार मुकर जाती है, बड़े बड़े एग्रीमेंट को, क्योंकि ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इतने बड़े ओहदे पे होते हैं, वो कहते हैं जी काम आपका हो गया जी, मैंने उसको बोल दिया जी, फाइनेंस सेक्रेटरी को बोल दिया जी, इंश्योरेंस हमारी खत्म कर दी जी, ये कर दिया, लेकिन सब झूठ निकला। वो हमसे बहुत बड़ा धोखा किया सरकार ने। अब हम लोग धोखे में नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है। और जब ट्रांसपोर्ट रेट के लिए सारे संगठन इकट्ठे हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की पेरेंट बॉडी है और सब लोग उसके साथ में हैं, और जो लड़ाई है आज जिस प्रकार से सरकार समझती है कि ट्रांसपोर्टर सारा देश चलाएगा, 12.5-13 लाख करोड़ रुपया, 12.5-13 लाख करोड़ ये सालाना हमसे इकट्ठा करते हैं डीजल के रूप में एक्साइज लगाकर, ये सरकार चलती है, देश चलता है हमसे। और आज पोजीशन ये है
कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमत अपने निचले स्तर पर आए। और सबसे बड़ा अफसोस और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जो 2-4-5 हजार गाड़ी वाले जो बचता था वो भी अब खत्म हो चुका है। अब सरकार अब हमारी जेब से जाने लगा है पैसा, तो लगातार बढ़ाती है डीजल को। भ्रष्टाचार और डीजल सरकार और तीसरे टोल टैक्स, एक इंश्योरेंस, ये 4 चीजें हमारी ट्रेन को खत्म कर चुकी है, खा चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल, और इसी को लेके आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हो सबको लेके। मिश्रा साहब, इसके ऊपर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस प्रकार से अटवाल साहब ने तो अपनी तरफ से पूरे जो बात उसको क्लियर किया है, आपके मन में कोई शंका कुशंका क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ पूछना नहीं, अटवाल साहब ने शब्द जो बोले बहुत शब्द अच्छा शब्द बोले हैं कि लड़ाई हम इसके पहले भी बोल रहे हैं। इसके पहले हमने 4 साल से एमपी के एक बॉर्डर में गए, ऊपर तक पैसा ऊपर तक में गया, केंद्रीय मंत्री तक को गया, झूठ पे झूठ हमको मिला, आश्वासन मिला। आपकी बात जो लड़ाई होगी, हमारी एक कोर कमेटी बनेगी, हम बड़े ढंग से रूपरेखा को तैयार करेंगे। हम रोड पे चक्का जाम कभी भी नहीं करेंगे, रोड पे धरना कभी नहीं देंगे। सरकार बोलती है अपनी गाड़ी बंद कर दो, हम गाड़ी बंद कर रहे हैं सरकार के कहने से। सरकार को हम समय दे रहे हैं, आज के डेट से लेकर इस महीने का पूरा समय दे रहे हैं। लूट पोस्ट बंद कर ले, जो सबसे बड़ी हमारी कीमती कमाई, हमारे बीवी बच्चे रोड के ट्रक ड्राइवर के नंगे घूंगे हैं, उनके पढ़ने वाले की पैसे नहीं है, घर बनाने को पैसे नहीं है। आज अधिकारियों को देख लो कि इनके बच्चे लंदन और अमेरिका पढ़ते हैं, एक काली कमाई से। इसका विरोध करेंगे, इसकी लड़ाई आगे पाल लड़ेंगे। इसके लिए अगर ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस आह्वान करती है तो 1 महीने का नहीं, इनको 20 दिन का समय दिया जाए। और जब तक ये पूरे भ्रष्टाचार विभाग को फाड़ के फेंकेंगे नहीं, नीचे से ऊपर तक, और बड़े बड़े जितने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठे हैं, इनकी निजी संपत्ति की जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। इनको ओरा न्यारा हम लोग करेंगे उसी समय, और हम लोग अपना हड़ताल वापस कभी लेंगे जब सरकार हमारे को नियोजित ढंग से काम करके दे देगी, आश्वासन पे नहीं, लिखित पे नहीं। इस विषय पे हम हड़ताल में जाने पर शामिल है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल है। मैं आखिरी का 1 मिनट देना चाहूंगा अटवाल साहब, जैसे मिश्रा साहब ने कहा 1 मिनट का समय, क्या कहना चाहते हैं आखिरी की बात? आखिरी ऐसा कि मैंने कि बताया कि जो आज हमारा ट्रांसपोर्ट ट्रेड है वो खत्म हो चुका है, व्यापार हमारा खत्म हो चुका है। हम किस्तें नहीं दे पा रहे, अपनी टैरिफ नहीं चढ़ा पा रहे, इंश्योरेंस नहीं करा पा रहे, और ड्राइवर्स की आपने जैसे कि बताया कि रिस्पेक्ट भी नहीं है, हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रेड की रिस्पेक्ट नहीं है। बेसिकली हमें इग्नोर किया जाता है। हमें इसलिए इग्नोर किया जाता है क्योंकि हम देश की सेवा करते हैं, इस कोरोना की लड़ाई में भी लड़ रहे हैं, इनके साथ में हम लोग दे रहे हैं देश को। हम सब लोग तो खाना पहुंचा रहे हैं, और लोग बेफिक्र होकर आज सबको खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है इस लड़ाई के दौरान भी, कोरोना के दौरान भी। इतनी बड़ी देश की सेवा करने के बाद भी हमें बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है, हमारी बेइज्जती की जाती है, हमें हर जगह लूटा जाता है। और ये लूट सरकार को पता है, क्या तो ना पता हो फिर दूसरी बात है। सरकार अपनी रोजी रोटी इससे कमा रही है, हमारे बच्चों का खून चूस अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। तो ये जो लड़ाई है ये अंतिम दौर के अंदर है, और जैसे कि मिश्रा जी ने भी कहा कि लड़ाई हम पूरी तरह से लड़ेंगे। सरकार तो हमें डीजल में भी लूट रही है, हमें इंश्योरेंस में भी लूट रही है, हमें करप्शन में भी लूट रही है। तो ये सारी बातें मतलब हो चुका है, इसे खत्म करना पड़ेगा। और जो हमारे, मैं तो एक और बात कहूंगा, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस के मेंबर भी हैं, वो भी अपने सांठगांठ बिल्कुल जो छोटे लेवल पे है, जो बड़े लेवल पे अपने सांठगांठ सरकार से छोड़ दें, उनसे अपना जो बातचीत वो ना करें, उनको बोलें कि करप्शन खत्म होनी चाहिए, बॉर्डर्स खत्म होनी चाहिए। इस मुद्दे को सभी जगह उठाना चाहिए, और ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में, तभी हम आगे बच पाएंगे, अभी अपना कारोबार कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर हमारा ट्रेड खत्म होता है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड खत्म होता है, तो देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा ये, और देश के लिए बहुत ही आगे मुश्किल आएगी इस काम के लिए। लोगों तक एसेंशियल सप्लाईज की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन अफसोस इस बात का भी है, सरकार जो कि हम देश की सेवा करते हैं, चाहे वो युद्ध का समय हो, जैसे आज आप चीन में भी देख लो जो होने जा रहा है, उसके बाद चाहे पाकिस्तान की वॉर हो और ड्रॉट हो, कहीं पर मुसीबत है पूरे देश के अंदर, हम लड़ते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार हम पे एस्मा लगाती है। जब हम अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहे, खड़ी कर रहे हैं। एस्मा के बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है NSA, जो कि टेररिस्ट पे लगता है। क्या हम टेररिस्ट हैं जो देश की सेवा करते हैं? क्या हम उग्रवादी हैं?
हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं और अपने सबको सप्लाई दे रहे हैं, हम उग्रवादी है क्या? तो ये ऐसे एक्ट लगा। हिंदुस्तान में आंदोलन कब से शुरू होने वाला है ये थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि तमाम लैक्स ऑफ पर्सन जो ट्रक ड्राइवर है या मालिक है पूरा हिंदुस्तान के अलावा बाहर के जो देश है वो वहाँ पे जो पूरे भारतीय लोग हैं वो भी बड़ी गौर से देख रहे सुन रहे इस प्रोग्राम को। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी तारीख मुकर्रर की गई है आंदोलन की तारीख, क्या पता पाओगे आंदोलन में से? आंदोलन बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर सरकार किसी तरह से चलती रही तो आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। उसके लिए 15-20 दिन 1-1.5 महीने का वक्त लगता है, क्योंकि अगर हम एकदम आंदोलन कर दें और उसके बाद हमारे जो छोटे ट्रांसपोर्टर बड़े ट्रांसपोर्टर पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्हें ना पता चल सके, क्योंकि आज हमारे साथ 20 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं देश में, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20 करोड़ लोग हमारे साथ व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन अगर हम आंदोलन शुरू कर दें, लेकिन ये पूरी तैयारी के साथ शुरू करेंगे, जैसे कि मिश्रा जी ने बताया, तो पूरी तैयारी के साथ सबको साथ में लेकर एक आंदोलन ऐसा करेंगे कि 72 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। मेरे को लगता है जब हमारी पूरी गाड़ियां जहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, जिस तरह से फ्रांस के अंदर बहुत आदमी जो डीजल की कीमतें बढ़ी थी, तो सबने अपनी गाड़ियां रोड पे खड़ी करके चाबी लेके घरों को चले गए थे। अब वैसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, पूरे देश में ऐसा आंदोलन करेंगे जिसका जल्द से जल्द फैसला हो, कि सरकार को पता चल जाए कि ट्रांसपोर्ट सब लोग एक है और इस लड़ाई के ऊपर हक की लड़ाई उसके लिए पूरी तरह से लड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी आपने दिया। आपका ये मानना है कि एक आंदोलन को लेके एक स्ट्रेटेजी के तहत ये काम करना होगा और कई जो संगठन है जो संस्था है उनको विश्वास पे लेना होगा और काफी बढ़िया कोऑर्डिनेशन रखना होगा और सूझबूझ के साथ हर कदम में फूट के कदम हर मंजिल के और बढ़ना तो हर कदम फूट के रखना होगा। और सरकार से लड़ाई है, आम लोगों से नहीं। और जब सरकार से लड़ाई करना होता है तो बहुत मजबूती के साथ डिफेंस करना होता है और उसके लिए पुरजोर से तैयारी भी करना होता है। और ये आने वाले दिनों के एसोसिएशन के तमाम संगठन के लोग हैं वो पूरी तरह से कटिबद्ध है, करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की बात हमारे साथ में कनाडा से आज के हमारे मेहमान कुलतरन सिंह अठवाल साहब ने की है और नागपुर के हमारे नरेंद्र कुमार मिश्रा भाई ने भी यही बात की है। अब यही मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के अंत में कि जैसे कि मिश्रा साहब ने एक बात कही है, एक नारा दिया है नागपुर से जो पूरे विश्व में काफी मशहूर हो रहा है। मैं फिर से एक बार उसको बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। अठवाल साहब सुन रहे हो ना? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग, स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग, यह है इनका नारा। और ये इस नारे को देश के दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का काम आंदोलन के माध्यम से होगा। इसमें कोई बुरा नहीं। सिर्फ आखिरी में जाते हुए यही कहूंगा कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो लाखों लोग मिलके इस बोझ को उठाना, इस बोझ को उठाना। तो दर्शकों, ये थे ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट की क्या दिशा और दशा है, इसके ऊपर में चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ में दो पैनलिस्ट आए थे, जैसे कि कनाडा से कुलतरन सिंह अठवाल साहब थे, तो नागपुर से नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब थे। अगली बार फिर ट्रांसपोर्ट के किसी एक टॉपिक को लेकर हम देश विदेश के हर उस पर्सनैलिटी से आपसे रूबरू करवाएंगे आपके इस प्रोग्राम में। और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल INBCN न्यूज चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट संजय और मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने समय में समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम को अटेंड किया और हमारे लाखों दर्शकों तक उनके मन की बात पहुंचाई। मन की बात के मैं फिर से स्वागत करता हूँ और यह कार्यक्रम यही समाप्त हुआ, यही संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ और दोनों मेहमानों को मैं प्रणाम करता हूँ।